1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार कुशासन को दूर करना था। मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता प्रेसिडेंसी के प्रमुख को गवर्नर के स्थान पर गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद इंग्लैंड स्थित निर्देशक बोर्ड के प्रति उत्तरदायी थी। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 पार्षद होते थे, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। इस एक्ट में एक उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान था, जिसके तहत 1774 में कलकत्ता के 4 सदस्यीय उच्चतम न्यायालय गठित किया गया। बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था तथा इसकी परिषद में 4 सदस्य थे: फिलिप, मानसन, वारवेल, क्लेवेरिंग। एक्ट के तहत स्थापित भारत के पहले उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे थे। हाइड चैम्बर्स। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को पृथक-पृथक कर दिया। इसने निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया। दैव शासन की व्यवस्था का आरंभ किया गया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वो ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। अधिनियम 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान। 1833 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। अधिनियम की विशेषताएं। पहला, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसे सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारत क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा, इसने बंगाल और मुंबई के गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्राप्त कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया। अधिनियम 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गया। चौथा, चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवाओं के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ
डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। 1853 का चार्टर अधिनियम। 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित थी। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। इन्हें विधान पार्षद कहा गया है। दूसरे शब्दों में इन्हें गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्यों के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। इसने सिविल सेवाओं की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवाओं के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इसने कंपनी के शासन को विस्तार कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया, लेकिन पूर्ण अधिकारों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। चौथा, इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम से प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नर क्षेत्र और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी। अधिनियम की विशेषताएं। पहला, इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पद बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वह वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। दूसरा, इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड, निर्देशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन की द्वैत प्रणाली समाप्त कर दी। एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय शासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश अंतः संसद के प्रति उत्तरदायी था। चौथा, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। पांचवा, इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। 1858 के कानून का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। 1861, 1892 और 1909 के भारत परिषद अधिनियम 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। 1861 के भारत परिषद अधिनियम की विशेषताएं। पहला, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को
विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। दूसरा, इस अधिनियम ने मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को पलट दिया और 1833 में चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गई। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता हासिल हो गई। तीसरा, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1857 में विधान परिषदों का गठन हुआ। चौथा, इसमें वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्ति प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक से अधिक सरकारी विभागों को प्रभारी बनाया जा सकता है। इसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। इसने वायसराय के आपातकाल में बिना काउंसिल की संतुष्टि के आदेश जारी करने के लिए अधिकृत। ऐसे आदेश की अवधि 6 माह होती थी। 1852 के अधिनियम की विशेषताएं। इसके माध्यम से केंद्र और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहा था। दूसरा, इसके विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्ति का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं था। इसके निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। 1909 के अधिनियम की विशेषताएं। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। उस समय मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे, मिंटो भारत के वायसराय थे। पहले इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। दूसरा, इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखने के लिए प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। चौथा, इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर के कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। इन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। पांचवा, इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इनके अंतर्गत मुसलमान सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। 6, इसने प्रेसिडेंसी, कारपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स,
विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया। भारत शासन अधिनियम 1919। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 से लागू हुआ। इस कानून को मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मार्टिन भारत के राज सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। अधिनियम की विशेषताएं: पहला, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषय पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और दूसरा, इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया: हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया, हालांकि यह व्यवस्था काफी हद तक असफल ही रही। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों में बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। चौथा, इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। पांचवा, इसके सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। सांप्रदायिक के आधार पर सिख, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों को अलग निर्वाचन विस्तारित किया गया। छठवां, इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। सातवां, इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को हस्तांतरित कर दिया गया। आठवां, इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अतः 1926 में सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। नौवां, इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। 10वां, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। साइमन आयोग। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा देश शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं
सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिश की। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किया। इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिससे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिश को कुछ संशोधनों के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर लिया गया। सांप्रदायिक अवार्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया। अवार्ड ने न सिर्फ मुसलमानों, सिख, ईसाई, यूरोपियों और अंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यथित हुए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यवर्दा जेल में अनशन प्रारंभ कर दी। अंततः कांग्रेस नेता और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935। यह अधिनियम भारत के पूर्व उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। अधिनियम की विशेषता, पहले इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां, संघीय सूची जिसमें 59 विषय, राज्य सूची 54 विषय और समवर्ती सूची दोनों के लिए 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। दूसरा, इसमें प्रांतों के तहत शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वतंत्रता का शुभारंभ किया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू गई और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। तीसरा, इसने केंद्र में दैव शासन प्रणाली का शुभारंभ किया। परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। चौथा, इसमें 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बनाई गई। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। पांचवा, इसने दलित जातीय महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। छठवां, इसने भारत का शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। सातवां, इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। आठवां, इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। जो भारतीय रिजर्व बैंक दिख रहा है वो 1935 से ही आया है। नौवां, इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की। 10वां, इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत में विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू किया गया। अधिनियम की विशेषता, इसे भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। दूसरा, इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियनों संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिसे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। तीसरा, इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर दोनों डोमिनियनों राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजन किया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र के कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इस पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। चौथा, इसने दोनों डोमिनियन राज्यों में संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति थी। सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी। यहाँ तक कि उसे स्वतंत्र अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। पांचवा, इसने दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की कि वे नए संविधान का निर्माण और क्रियान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती थी। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पेश हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इन कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। उन्होंने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। सातवां, इसने 15 अगस्त 1947 से भारत रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। आठवां, इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारतीय डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती थी या स्वतंत्र रह सकती है। नौवां, इस अधिनियम ने नया संविधान बनाने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। 10वां, इसने ब्रिटिश शासन को विधेयकों पर मताधिकार और उसे स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया, लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। 11, इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्हें सभी मामलों पर राज्यों के मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। 12वां, इसने शाही उपाधियों से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। 13, इसने भारत के राज सचिव द्वारा सिविल सेवाओं में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वह सारी सुविधाएं मिलती रहीं जो उन्हें पहले प्राप्त थी। 14-15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दोनों नए स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्हें जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बने संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन
की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अंतरिम सरकार 1946 में विभाग किन किन लोगों के पास था? जवाहरलाल नेहरू के पास राष्ट्रमंडल संबंध और विदेश मामले, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था खाद्य और कृषि, जॉन मथाई के पास उद्योग और नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम के पास श्रम, सरदार बलदेव जी के पास था रक्षा, सरदार CH भाभा के पास था कार्य खान और ऊर्जा, लियाकत अली खान के पास था वित्त, अब्दुल रब निस्तार के पास था डाक और वायु, अशफक अली रेलवे और परिवहन, C गोपालाचार्य के शिक्षा और कला, आई चंद्रगिरिगर वाणिज्य, गजफ अली खान के पास स्वास्थ्य, गजेंद्र नाथ मंडल के पास विधि था। और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में विभाग था। जवाहरलाल नेहरू के पास प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेश मामले, वैज्ञानिक शोध, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था गृह सूचना प्रसारण, राज्यों के मामले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के पास शिक्षा, डॉक्टर जॉन मथाई के पास रेलवे और परिवहन, RK सर्णुमंगल सेठी के पास वित्त, डॉक्टर VR अम्बेडकर के पास विधि, जगजीवन राम के पास श्रम, सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा, राजकुमारी अमृत कौर के पास स्वास्थ्य, CH भाभा के पास वाणिज्य, रफ़ी अहमद किदवई के पास संचार, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के पास उद्योग और आपूर्ति, VN गढ़ीगिल के पास कार्य खान और ऊर्जा। इन लोगों के पास ये विभाग थे।